नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और अपन बातचीत कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी से संबंधित। देखिए, एनसीईआरटी 6 क्लास के अपन ने सारे व्याख्यात्मक जो आपके चैप्टर हैं उनकी बात कर ली थी, जो आपके लक्ष्य क्लासेज बालोत्रा की यूट्यूब चैनल पर डाले गए हैं। उसके बाद में मैं आपकी इन व्याख्यात्मक जो चैप्टर हैं इनकी अगर वन लाइनर एंड नोट्स की बात करूं तो वो मैंने आपके इस यूट्यूब चैनल लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर डाले हैं, जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। इसके आई बटन या फिर मैं इसके अबाउट सेक्शन या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर वापस से वो आपको लिंक डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लें। और साथ में जो आपके वन लाइनर नोट्स थे, नोट्स एंड इनके क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ के जो नोट्स के जो पीडीएफ है वो भी मैंने मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, तो उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा। और साथ ही साथ आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, यानी एनसीईआरटी से संबंधित आप चाहे यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी का मतलब पीसीएस जिसका भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनते हैं उनकी बातचीत भी मैं साथ में करूँगा। तो अपना जो हेडिंग है वो आपको मिल गया होगा और आज अपन पहले अध्याय की बातचीत करेंगे। लगभग पहले अध्याय में से कम 20 से 25 क्वेश्चनों को मैंने बनाया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपन उन प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिल सके। तो चलो, देखो, ये आपका पहला अध्याय है और इस पहले अध्याय के अंदर अपन जिन प्रश्नों की बात करेंगे मैं आपको बता चुका। सौरमंडल में पृथ्वी, मैं इनकी भी पीडीएफ आपको इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहूंगा डे बाय डे की। ठीक है ना, तो आप इनको भी डाउनलोड करते रहना। देखो, सौरमंडल में पृथ्वी वाला जो चैप्टर है उसमें से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो देखो, सौरमंडल का निर्माण ग्रह से होता है, उपग्रह से होता है, सूर्य से होता है या उल्कापिंड से होता है। अब इनमें से किन किन से आपके सौरमंडल का जो निर्माण होता है उनकी बातचीत करने के लिए ये कह रहा है। तो चलो देखो किन किन से होता है। तो सौरमंडल का जो निर्माण है आपके ग्रह से भी होता है, उपग्रह से भी होता है, सूर्य से भी होता है और उल्कापिंड से भी होता है। उसके बाद में आपको कूट दे रखें 1 2 एवं 3 या 2 3 एवं 4 या 1 3 एवं 4, चलो, या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखें, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अलग खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसमें हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो देखो, ग्रह आ गए और ग्रह आएगा तो ऑलरेडी उपग्रह भी आ जाएगा, सूर्य भी आ गया और उल्कापिंड भी आ गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन राइट होगा डी इज राइट, या फिर आपका सही ऑप्शन यानी डी है वो आपका सही है। तो समझ में आया, यानी सौरमंडल का जो निर्माण है वो किससे होता है? ग्रह से होता है, उपग्रह से भी होता है, सूर्य से भी होता है और उल्कापिंड से भी होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं। ठीक है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाश गंगा कहते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको दो कथन दिए हुए, अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो छोटे पत्थर होते हैं, अब देखो पत्थर अगर आपके आसमान में है तो वो सूर्य के चारों ओर घूमेंगे ही, तो वो आपके उल्कापिंड हो गए। और खुले आसमान में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जिसके अंदर लाखों का तारों का समूह होता है, उसे आकाश गंगा का नाम दिया जाता है, जैसे आपकी मिल्की वे। अगर आपने इसकी व्याख्यात्मक क्लास नहीं देखी तो आप पहले व्याख्यात्मक क्लास देख लें ताकि इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये व्याख्यात्मक क्लास में आपके अच्छे से समझाए हुए हैं। तो देखो, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। तो इसके अंदर आपके जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा 1 एवं दोनों। ध्यान रखें, आपका ये जो सी ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब व्याख्या पढ़ लेते हैं। उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको उल्का पिंड कहा जाता है। और खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक
चमकदार रास्ते की तरह दिखती है। ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में बहती हुई एक गंगा से की जाती थी और इसी कारण इसका नाम जो है आकाश गंगा रख दिया गया। तो आपकी कुछ बहुत सी चीजें आपको समझ में आ गई कि इसका नाम आकाश गंगा क्यों रखा, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के आपके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ब्रह्मांड का निर्माण भी आपकी लाखों आकाश गंगाएं मिलकर करती है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। देखो, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। ओके, कारण, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। देखो इसमें देखो ये कारण है वो गलत है, कथन है वो क्या है, सही है। तो देखो कथन एवं कारण सही है नहीं, कथन एवं कारण सही है नहीं, कथन सही कारण गलत। तो ये ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सी ऑप्शन राइट है। और इसके अंदर क्यों राइट है, तो देखो कथन सही है एवं कारण गलत है। देखो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने दिन में ही यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले लगने समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। तो इसका भाग एक ही दिखाई देता है, लेकिन जो इसने कारण बताया है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, नहीं अधिक नहीं है। ये जो यहाँ पे थे, यहाँ पे आपके आना चाहिए बराबर है, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। देखो ये दोनों कथन सत्य है। देखो उपग्रह जो है वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, अगर ग्रहों की परिक्रमा करेंगे तो सूर्य की परिक्रमा भी हो जाएगी, ठीक है। और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो आपके दोनों सही है। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं। तो ध्यान रखें, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी। जिसका अर्थ क्या होता है, साथी या सहचर, ठीक है। अपने नाम को सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और इसका जो व्यास है वो पृथ्वी का केवल एक चौथाई या इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से एक खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। तो देखो पृथ्वी के व्यास से कितना है, एक चौथाई है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के व्यास के आधा है, आधा नहीं है भाई। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका केवल एक राइट होगा, ना कि सी राइट होगा। केवल वन राइट होगा, क्योंकि ये जो है आधा नहीं है, पृथ्वी के व्यास से एक चौथाई है, 1/4 भाग है, ठीक है ना, 1/4 भाग है। इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन वन राइट होगा, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। तो नीचे दिए गए चंद्रमा जो आपका नीचे जो उपग्रह दिया, जो ग्रह दिए हुए हैं, इनमें से सबसे अधिक जो उपग्रह है वो किसके हैं, तो वो आपके बृहस्पति के। अब क्यों है, पहले शनि के थे लेकिन अब बृहस्पति के। तो सूर्य से पांचवा और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। और यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। और बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ध्यान रखना, शनि, अरुण, वरुण के साथ साथ आपका जो गैसीय ग्रह है वो आपका बृहस्पति भी है। इससे रात्रि में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। खगोलविदों ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रहों की खोज की है, और इसके बाद शनि से ताज छीनकर ये बृहस्पति के पास में आ गया, और जिसके अंदर इसने जो ताज पहना है वो सबसे अधिक उपग्रहों वाला एक ग्रह का ताज पहन लिया है। अब बृहस्पति के कुल वर्तमान में 95 और वहीं शनि के जो है 83 उपग्रह। तो ध्यान रखना, वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह जो है वो 95 उपग्रह आपके बृहस्पति ग्रह के हैं, और 83 उपग्रह जो है वो आपके
शनि ग्रह के हैं। तो ये आपके प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़े, प्रश्न संख्या 6, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास में नहीं है। तो स्टार्टिंग का आपका हो गया बुध और उसके बाद में शुक्र। तो 1 और 3 कहाँ पे है? 1 व 3। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो डी राइट होगा। व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या, हाँ, हमारे सौर मंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो ये व्याख्या भी यही कह रहा है कि सौर मंडल के पास जो है आपका बुध और शुक्र जो है, इनके पास में किसी भी प्रकार का कोई चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा का मतलब ये हो गया कि इनके कोई भी किसी भी प्रकार के उपग्रह नहीं है। जैसे अपना उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार मंगल का उपग्रह फेबोस और डोमोस है। तो उस तरीके के ये जो उपग्रह होते हैं, ये आपके बुध और शुक्र के नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से वे 2 ग्रह जिनके पास सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो ध्यान रखना, ऐसे कौन से 2 है जो विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं? तो शुक्र और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण जो है वो आपके उल्टे घूमते हैं। ध्यान रखना, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे घड़ी की जो सुई की दिशा है वो इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन ये जो है इस तरीके से घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं। कौन कौन ये घूमने वाले कौन है? ये एक तो है आपका शुक्र, और शुक्र के बाद में आपका है अरुण। कौन है? अरुण। तो ये दोनों तो इस तरीके से घूमते हैं, और बाकी वाले जो है वो आपकी घड़ी की सुई ऐसे ऐसे घूमती है ना, इस तरीके से, और ये ऐसे ऐसे घूमते हैं उल्टे। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2 ग्रह ऐसे जो उल्टे घूमते हैं, शुक्र और अरुण। ठीक है ना। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सॉरी, ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा तो आपका बृहस्पति हो गया, और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जो है बेचारा आपका बुध है। तो हमारे सौर मंडल ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध आपका बहुत ही छोटा है। तो आपका ऑप्शन होगा ए राइट। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। देखो, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से शुक्र की दूरी 41.4 मिलियन, और पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 78.3 मिलियन किलोमीटर दूरी आपकी प्रदर्शित होती है। तो ध्यान रख लेना इनका भी। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है? तो आपका जो शुक्र है इसकी है। ठीक है ना, इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही दिखाई पड़ती है, तो इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। ठीक है। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो ध्यान रखना, दीर्घवृत्ताकार में होते हैं। और नीचे व्याख्या भी दे दी, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाती है, और जिसमें ये गोल गोल घूमते हैं उसको कक्षा के नाम से जाना जाता है। नीचे देखिए, प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ओके, बिल्कुल सही बात है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल, सौरमंडल में अगर किसी को ऊर्जा प्राप्त करनी है तो वो सूर्य से प्राप्त करता है। तो इनमें जो आपका ऑप्शन है वो एक और दोनों सही है। ठीक है। सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, और ये बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, और इसका खींचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। ध्यान रखना, सौरमंडल को बांधने का काम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कर रहा है, आपका सूर्य कर रहा है। ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हम सूर्य के अत्यधिक तेज एवं ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ध्यान रखना, आपकी ये व्याख्या भी हो गई। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? तो खगोलीय पिंड कौन है भाई? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। ठीक है। तो आपके इसके अंदर ध्यान रखना, जो सभी है वो आपके खगोलीय पिंड ही है। ठीक है ना, सारे के सारे खगोलीय पिंड है। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा
वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है, आसमान में चमकती दिखाई जाती है, वो सारे आपके क्या है, खगोलीय पिंड है। ध्यान रखें। 14, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के हरे रंग दिखाई देता है, बिल्कुल देता है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता नहीं, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर पानी है, इसीलिए पृथ्वी नीला ग्रह दिखाई देता है। तो आग क्या बोलते हैं उसको, आप अगर कोई इंटरव्यू का एग्जाम दे रहे हैं तभी भी आपकी ये एमसीक्यू प्रश्न बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। देखो, पृथ्वी के ऊपर वनों के कारण पृथ्वी हरी भरी नहीं दिखाई दे रही है, पृथ्वी के ऊपर जो पानी है इसके कारण पृथ्वी है वो आपकी नीली या फिर हरी दिखाई पड़ती है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ऑप्शन है वो आपका राइट है। आगे देखें, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो देखो, अरुण वरुण, आपका जो वरुण है वो सबसे दूरी पर स्थित है, यानी नेपच्यून, ठीक है। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति देखें तो सबसे पहले आपका बुध आएगा, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में आपकी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आपका मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में वरुण, ठीक है। तो ये आ गए, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे बाद में कौन है? नेपच्यून। तो वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्लूटो तथा अन्य खगोलीय पिंड बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, जो अभी तक ग्रह माने जाते थे। तो प्लूटो को 2006 के अंदर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन है उसने इनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था, नहीं तो अपने 9 ग्रह होते थे, ठीक है। तो वर्तमान में 8 ही है, और कौन से हैं क्रम मैंने आपको बता दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या फिर यूरेन और नेपच्यून, ठीक है। सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र पट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र पट्टी पाई जाती है? तो आपका मंगल और बृहस्पति होगा। कौन सा होगा? मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में इसी की टिम टिम टाइप ऐसी पट्टी पाई जाती है, उसको बोला जाता है क्षुद्र। तो इसके अंदर भी आपके 4 ग्रह हैं और इसके बाहर भी आपके 4 ग्रह हैं, ठीक है ना। अब बृहस्पति के बाद में कौन सा है? आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में अरुण, अरुण के बाद में वरुण। तो 4 ये हो गए, और इधर 4 कौन से हो गए? इसके आपके होगी सबसे पहले बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखो, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को क्षुद्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे जो होते हैं उनको क्षुद्र कहा जाता है, और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। अब इससे आंतरिक भाग में हो गए वो आंतरिक ग्रह कहलाएंगे, और इससे बाहरी वाले भाग में जो होंगे वो बाहरी ग्रह कहलाएंगे, ठीक है ना। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग थे, और जो बहुत ही पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूट करके अलग होंगे। तो ध्यान रखना, जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं वो किसके भाग हैं? वो आपके ग्रह के ही भाग हैं। बाई चांस कोई गति हुई होगी, कोई कारण ऐसा आया होगा जिससे वो ग्रह से टूट करके अलग हो गए थे, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, और कारण, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो देखो, क्या कह रहा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण क्या दिया? बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो देखो क्या कह रहा है, व्याख्या क्या कह रही है, समय में कोई ग्रह सूर्य के चक्कर सॉरी जितने समय में कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है उसे ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। और परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से दूरी घन के समानुपाती होता है, इसलिए सूर्य से अधिक दूरी वाले ग्रह का परिक्रमण काल अधिक, और कम दूरी वाले ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है। बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन का है, और क्योंकि बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह स्थित है, इसके कारण। तो आपके जो है कारण क्या कह रहा है, बुध सूर्य के सबसे, तो ये दोनों सत्य होगा, कथन भी सही और कारण भी सही। कथन सही, कारण सही नहीं, कथन और कारण सही, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ये कथन और कारण सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए इनमें कम टाइम लगता है। 18वां क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो देखो, बृहस्पति आपका बाह्य ग्रह है, अरुण आपका बाह्य ग्रह है, वरुण आपका बाह्य ग्रह है, और शनि भी आपका बाह्य ग्रह है। तो ध्यान रखना, उपयुक्त सभी जो है वो आपके बाह्य ग्रह होंगे। बाह्य ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो बहुत बड़े आकार हैं,
ये गैस के तरल पदार्थों से बने हैं। तो ध्यान रखना बाह्य ग्रह जो है वो आपके गैस के तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है वो आपके बाह्य ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो आंतरिक ग्रह के अंदर आपका बुध आएगा, शुक्र आएगा, मंगल आएगा, न कि बृहस्पति आएगा। तो आपके 1, 2 और 3 बी ऑप्शन राइट होगा। वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक एवं चट्टानों से बने होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ध्यान रखना जो आंतरिक ग्रह है वो आपके चट्टानों से बने होते हैं और आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जिसके अंदर आपका बुध है, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, ये जो है वो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। 20 सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका बुध आएगा, तो ये लो बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी। तो देखो शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये राइट होगा। ठीक है ना, सूर्य से दूरी के हिसाब से वापस देखो, देख लो, बुध आपका पहले, उसके बाद में शुक्र, 3 नंबर पे पृथ्वी, 4 नंबर पे मंगल, 5 नंबर पे बृहस्पति, 6 नंबर पे शनि, 7 नंबर पे अरुण और 8 नंबर पे वरुण। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह, आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ये उल्टा कर दिया भाई। ओके, देख लेते हैं और उपयुक्त में से कथनों का सत्य करें। देखो, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी का बहुत अधिक दूरी पर देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। तो देखो मैंने कहा था ना, इसमें कथन आपका एक ही राइट होगा, न कि सारे, क्योंकि देखो इसमें क्या कहा है कि पृथ्वी जो है वो आपके तीसरा है, ठीक है ना, दूरी के हिसाब से, और आकार में बात करें तो आपका पांचवा बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? देखो भाई, बियर का संबंध जो है वो आपके नक्षत्र मंडल से है, ठीक है ना। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल के भाग है, ठीक है, ये देखो, और ये बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। नक्षत्र मंडल को आपका सप्तऋषि कहा जाता है, यानी 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है, ठीक है। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाती है? तो देखो, तारों के द्वारा बनाई जाने वाली आकृति को कहा जाता है आकाश गंगा। सौर मंडल नहीं कहते, एंड्रोमेडा भी नहीं कहते, नक्षत्र मंडल भी नहीं कहते हैं। तो देखो ओके, कुछ खगोलीय पिंड, हाँ ये हो गया ना, 24 लास्ट है, हाँ। व्याख्यात्मक, ओके ओके, तारों के द्वारा बनाई, ओके ओके, आकाश गंगा नहीं कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे। देखो, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय रात्रों के विभिन्न जो तारे समूह होते हैं वो अपनी आकृतियां बनाते हैं, जिनको आपका नक्षत्र मंडल कहते हैं। आकाश गंगा विभिन्न तारों का जो समूह होता है वो आपके क्या बनाते हैं? नक्षत्र मंडल मिलकर के आपके आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, न कि तारे करते हैं, ठीक है ना। नक्षत्र मंडल है वो आपके तारों के समूह के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो जो आकार में बहुत बड़े हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश प्रभावित होता हो, बिल्कुल सही है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं हो, नहीं। जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंड को परिवहन कर, नहीं। देखो, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे जो आकार में गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनसे भी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हुए इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो ध्यान रखना, आपका जो 24वां प्रश्न है इसका क्या राइट होगा? बी राइट होगा, यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा या फिर ऊर्जा हो उसे तारा कहते हैं। जैसे आपका तारा जो है, सूर्य एक तारा है, ध्यान रखना, सूर्य क्या है? सूर्य, ये देखो, सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, ध्यान रखना, जो पृथ्वी के पास है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये आपके पहले अध्याय से संबंधित 24 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की क्लास को अपनी यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेकंड अध्याय के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर जितने MCQ जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे। बाकी जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है उन सभी की जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपके कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन दोनों में डाल दूंगा।
जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपके दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।